वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की आलोक भाग 1 का जो दूसरा अध्याय है परीक्षा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही उत्तम तरीके से किस तरह एक दीवान के पद के लिए परीक्षा लिया जाता है उसके बारे में इस कहानी को प्रस्तुत किए हैं। तो हम इस पाठ से जुड़ी जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है आप सब इसे कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं जो कि हमारी पुस्तक में दी गई है। ये पहला प्रश्न जो दिया गया है, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई थी। दीवान साहब के समक्ष कौन सी शर्त रखी गई थी? तो दीवान साहब के समक्ष शर्त रखी गई थी कि दीवान साहब खुद उस पद का चयन करेंगे, अर्थात जो सरदार सुजान सिंह थे उन्हें ही दीवान पद के लिए एक नए दीवान की खोज करनी थी। अगला प्रश्न है, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? तो परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का जो खेल होता है, हॉकी का, उसे सामूहिक रूप में खेलते हैं। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया? तो दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया जाता है। संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। पहला प्रश्न है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की? कौन सी प्रार्थना की थी? तो उत्तर है, दीवान सुजान सिंह ने महाराजा के से यह प्रार्थना की कि इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है और अब वह परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। सुजान सिंह ने इसलिए दीवान पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। वह सोच में पड़ गए थे कि कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेगा और सारी जिंदगी की नेकामी मिट्टी के में मिल जाएगी। अर्थात खुद को बचाने के लिए सरदार सुजान सिंह की जब उम्र होती है तो वे अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार की अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? जो कहानी में कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अभिनय किया है, अर्थात अपने किरदार के विपक्ष उन्होंने काम किया है। जैसे उत्तर है, उम्मीदवार दीवान पद पाने के लिए तरह तरह के अभिनय करने लग गए थे, जिसमें 9 बजे तक दिन में सोया हुआ व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बगीचे में घूमने लगता है। हमेशा हुक्का पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे में अंधेरे में सिगरेट पीने लगता है। जो व्यक्ति अपने घर के नौकरों के नाक में दम करके रखा था वह नौकरों को आप और जनाब कहकर बात करता है। एक उम्मीदवार नास्तिक था मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा बढ़ गई थी। एक उम्मीदवार को तो किताबों से घृणा थी पर वह आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबा रहता है। ऐसे कई उम्मीदवार अपने स्वभाव से विपरीत कार्य इसलिए कर रहे थे ताकि उनको दीवानी का पद मिल जाए। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? पंडित जानकी नाथ नाम का एक उम्मीदवार जो गाड़ी वाले की मदद की, जिसके पैर में हॉकी खेलते समय चोट लग गई थी, जिन्होंने गाड़ी वाले को नाले में फंसे हुए देखने के बाद उसके पास गया, हॉकी स्टिक किनारे रखा, कोट उतारा और नाले में जाकर बहुत कष्ट करके गाड़ी को नाले से उठा दिया। अगला प्रश्न है, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा?
उसका अर्थ क्या था? किसान ने अपने मददगार युवक से कहा, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उसका अर्थ यह था कि ज़्यादा कष्ट करने से अच्छा फल प्राप्त हो सकता है, जिस तरह गंभीर पानी में डूबने से लोग मोती की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? तो सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा ली थी। निदान महीना खत्म होते होते एक दिन नए फैशन वालों ने हॉकी का खेल आयोजन किया। खेल मैदान से जरा हटकर एक नाला था। पथिकों को नाले में चलकर जाना पड़ता था। खेल खत्म होने पर से पहले सुजान सिंह किसान के वेश में एक अनाज भरी गाड़ी लेकर उस नाले में आ गए। वह गाड़ी को नाले के ऊपर चढ़ाने की कोशिश में लगे थे और देख रहे थे कि कौन उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? तो पंडित जानकीनाथ में दया, साहस, परोपकार, आत्मबल और वीरता जैसे सभी गुण थे। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सुजान सिंह के मतानुसार दीवान पद के लिए दया, साहस और परोपकार जैसे गुण होने चाहिए। अब हम आते हैं, सप्रसंग व्याख्या करो लगभग 100 शब्दों में। यह प्रश्न जो दिया गया है व्याख्या वाला, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इस बगुले में हंस कहाँ छिपा है। उत्तर हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पंक्ति में सुजान सिंह को बूढ़ा जोहरी कहा गया है और बगुलों में हंस यानी उन उम्मीदवारों को कहा गया है जो दीवान पद के लिए आए थे। व्याख्या हम लिखेंगे। व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, देवगढ़ में दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने नए उम्मीदवारों को बुलाया था। उन्होंने दीवान पद का चयन करने के लिए 1 महीने तक का वक्त लिया। इस 1 महीने में उसने उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के बाद एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना था। तो सुजान सिंह उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों को ध्यान से दूर बैठे देखा करते थे और उनकी आंखें यह ढूंढा करती थी कि कौन है जो इस पद के लायक है। उपसंहार, असली हीरे की पहचान एक जोहरी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार सरदार सुजान सिंह एक उम्दे किस्म के जोहरी हैं जो असली दीवान की खोज के लिए परीक्षा ले रहे हैं। इस तरह से यह व्याख्या हमारा संपूर्ण हुआ। अगला व्याख्या है, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो हम फिर वही प्रसंग पहले लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सरदार सुजान सिंह का कथन है जो मददकारी युवक से कहा गया था, जो लोग कर्म में निपुण होते हैं उसे फल प्राप्त होता है। तो व्याख्या हम लिखेंगे, युवक स्वयं जख्मी होकर भी नाले में फंसे किसान को मदद कर गाड़ी को नाले से ऊपर चढ़ाया। इस उपकार स्वीकार करते हुए किसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सौर बोला, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। किसान की बातें सुनकर युवक ने मजाक में हंसकर बोला कि तुम कुछ इनाम तो नहीं दोगे? तब
किसान गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। वह फिर मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, क्योंकि मोती गहरे पानी अर्थात सागर में ही मिलता है। वह पनडुब्बा सागर की गहराइयों में जाकर मोती प्राप्त करता है। वैसे ही जो लोग कर्म में निपुण होते हैं उसे फल प्राप्त होता है। उपसंहार इसका लिखेंगे, उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कहानीकार ने कर्म निपुणता की बात कही है। अगला जो व्याख्या है वह है, उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। प्रस्तुत हम प्रसंग लिखेंगे सर्वप्रथम। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा पाठ से उद्धृत है। फिर हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ, यह पंक्ति तब की है जब किसान का बैल गाड़ी नाले में फंसा था। व्याख्या लिखेंगे, सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में दया, साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। उपसंहार लिखेंगे, उपरोक्त कथन के माध्यम से कहानीकार ने जख्मी जानकीनाथ के अंदर के गुणों को उजागर किया है। इस तरह से हमारी जो व्याख्या थी वह पूरा हुई। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? लिखो। कभी कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकामी मिट्टी में मिल जाएगी। यह पंक्ति किसने किससे कही है? यह पंक्ति दीवान जी ने देवगढ़ के महाराजा से कही है। दीवान जी अर्थात सुजान सिंह ने महाराजा से कही है। और अगला जो पंक्ति है, अगला पंक्ति है, मालूम होता है तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हो। उत्तर जो है, यह पंडित जानकीनाथ ने दीवान जी से कहा था। जो जानकीनाथ नामक जो युवक था, हॉकी के खेल खेलते समय घायल हो चुका था, उसने यह वाक्य कही थी। अगला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उत्तर, यह पंक्ति जो है, यह दीवान जो कि सुजान सिंह थे, वे जानकीनाथ से कहे हैं। अब भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे लिखी संज्ञाओं में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को पहचानो। इसमें कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है। जैसे कि देवगढ़ कौन सा वाचक है? देवगढ़ भाववाचक संज्ञा है। शक्ति भाववाचक संज्ञा है। दीवान जातिवाचक संज्ञा है। जानकीनाथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सादगी भाववाचक संज्ञा है। और अगरखे यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला, हंस जातिवाचक संज्ञा है। पुल जातिवाचक संज्ञा है। और दया यह गुणवाचक है। शिखर भाववाचक है। नारायण व्यक्तिवाचक है। और खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा है। अगला जो प्रश्न है, अनुभवी शब्द में अनुभव तथा शील शब्द का योग है। अनुभवशील शब्द में अनुभव तथा शील शब्द का योग है। इसका अर्थ है अनुभवी। शील प्रत्यय लगकर 5 शब्द बनाओ। जैसे मनन प्लस शील मननशील, मरण प्लस शील मरणशील, वित्त प्लस शील वित्तशील, त्याग प्लस शील त्यागशील, सुधनशील सुशील।
इस तरह से ये वाक्य हम बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठ में दिए गए सूचना के अनुसार परिवर्तन करो। खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान में इसका उत्तर होगा खिलाड़ी लोग बैठे दम लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, लंबा आदमी सामने खड़ा है। पूर्ण भूतकाल में इसे बदलना है, तो पूर्ण भूतकाल में इसका उत्तर होगा लंबा आदमी सामने खड़ा था। अगला प्रश्न, ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं। सामान्य भविष्य में इसे बदलना है, ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं। यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में आ या आकार आ हो और बाद में शब्द के आरंभ में ई बड़ी ई या ऊ बड़ा ऊ हो तो उन दोनों में संधि होने पर क्रमशः ए अथवा औ हो जाता है। जैसे देवधन, इंद्र, देवेंद्र, महादौड़ ईश, महेश, और मंत्रधन उच्चारण, मंत्रोच्चारण, परधन उपकार, परोपकार। ये जो संधि विच्छेद दिए गए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। तो एक नंबर जो है प्रश्न धन उत्तर, प्रश्न उत्तर, गण दौड़ ईश, गणेश, वीर धन इंद्र, वीरेंद्र, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, यथा धन इच्छा, यथेच्छा। विलोम शब्द लिखो, सज्जन, दुर्जन, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपकार, अपकार। यहाँ पे इस उपकार का होगा अपकार, यह अ होगा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे लिखने में, यहाँ पे अपकार होगा, अपकार, यह ऊ नहीं होगा, अ होगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रश्न उत्तर था उसे हमने पूरी तरह से डिस्कस किया, और जो भी इस अध्याय में जो भी प्रश्न थे उनका हमने उत्तर देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आप सबको समझ में आया हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी जो भी समस्या हो। और आप सब ये सारे प्रश्न को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। धन्यवाद, थैंक यू।